बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस जो होता है वो आपके बर्थ चार्ट में किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है और उससे हम क्या क्या चीजें देखते हैं और उसको असेस करने का तरीकेकार क्या होता है, उसका हम बेसिक परसेप्शन समझाने की कोशिश करेंगे कि इसमें कि हम किस तरीके से अपनी जो राउंड राउंड बेसिक चीजें हैं वो हम कैसे समझ सकते हैं सेवेंथ हाउस के रिलेटेड। लेट सपोज हमने एक असेंडेंट ले लिया है, एरीज असेंडेंट की हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेके समझाने के लिए। अब एरीज अगर किसी का फर्स्ट हाउस के अंदर आता है तो सेवेंथ हाउस के अंदर लिब्रा साइन आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेवेंथ हाउस के अंदर सेवेंथ बॉक्स के अंदर 7 नंबर लिखा होगा। अगर हम नॉर्थ इंडियन चार्ट के अकॉर्डिंग बात करें एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर, इसको हम दूसरे भी इसके फॉर्म्स होते हैं, मगर हम यहाँ पे ये इजी रहता है इसलिए हम इसकी एग्जांपल देके क्लियर करते हैं। तो जो सेवेंथ हाउस होता है वो आपकी बाइंडिंग्स, आपके जर्नल रिलेशनशिप, आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आप कितने मिलने जुलने वाले हैं, आप कितनी जल्दी लोग आपसे कितना मिलना चाहते हैं, ये भी सेवेंथ हाउस बताएगा। आपकी मैरिज, क्योंकि आपकी कमिटमेंट्स जो होती हैं, आपकी जो भी आप एग्रीमेंट करते हैं या जबानी कमिटमेंट्स करते हैं, वो सारी आपकी थर्ड हाउस और सेवेंथ हाउस से दिखी जाती है। आप कितने फेमस होंगे अपनी लाइफ के अंदर, लोग आपको कितना मिलना चाहेंगे, ये सारी चीजें भी टेंथ हाउस के साथ साथ सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी ये जो बिजनेस या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, आप किसी से भी देखिए, पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट थिंग्स है, क्योंकि आप उसके अंदर भी साइन करते हैं, कुछ कागजात इन्वॉल्व होते हैं और उनकी बेस पे फिर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर भी कॉन्ट्रेक्चुअल जो सिग्नेचर वाली चीज है वो जो है वो आपकी सेवेंथ हाउस है, जिसपे भी आप कमिटमेंट का एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि आप निकाह अगर आप किसी से शादी करते हैं तो भी आप निकाह के ऊपर साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि आप एक इनके साथ, किसी के भी साथ, अपने अपोजिट जेंडर के साथ, ही और शी के साथ, जो इससे भी आपकी अगर कोई फीमेल देख रही है तो उनके लिए ही, अगर आपका जो भी अपोजिट पार्टनर है वो भी आपके सेवेंथ हाउस से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेट सपोज अगर कोई बंदा अपना चार्ट देख रहा है और उसका जो असेंडेंट है वो एरीज है, तो उसके सेवेंथ हाउस के अंदर लिब्रा साइन आएगा। अब लिब्रा साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। अब हम 3-4 एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको, अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस अगर किसी के बर्थ चार्ट में है तो वो थोड़ा बहुत समझ पाए अपने सेवेंथ हाउस की कंडीशंस को और अपने मैरिज के मामला को। तो पहले हम बताते हैं, अगर कोई नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट, ये हम जर्नल बात कर रहे हैं, अभी भी इसमें पूरी बात नहीं है कि हम पूरा सेवेंथ हाउस असेस करना नहीं सिखा सकते एक वीडियो के अंदर, मगर हम सिर्फ एक जर्नल कॉन्सेप्ट, अगर कोई जो नहीं जानता एस्ट्रोलॉजी को इतना ज्यादा डीपली और नहीं समझता, वो अगर अपना चार्ट देखे तो उससे जर्नल परसेप्शन मिल पाए और वो उससे गाइडेंस ले पाए। तो अगर किसी का एरीज असेंडेंट है और लिब्रा साइन जो है सेवेंथ हाउस में आता है, तो लिब्रा साइन का लॉर्ड होता है वीनस। अगर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, अगर सेवेंथ हाउस के अंदर कौन कौन से प्लैनेट प्रेजेंट हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर, आया कि वो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट, मतलब जो अच्छे रिजल्ट, ज्यादातर अच्छे रिजल्ट जिनसे मुंसलिक होते हैं, वो प्लैनेट्स प्रेजेंट है, वीनस, मून, जुपिटर, मरकरी, या फिर नेचुरली बेनिफिक या फिर नेचुरली मैलेफिक, जो कि ज्यादातर जिनके मैलेफिक रिजल्ट होते हैं, तो वो है सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। अब पहले हम बात करते हैं कि कोई नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट अगर आपके सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है, लेट सपोज, पहले तो ये देखना है कितने प्लैनेट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के 3 प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं सेवेंथ हाउस में, किसी के 4 प्लैनेट्स प्रेजेंट होते हैं, किसी का 1 होता है, किसी का 1 भी नहीं होता। ये आपकी टाइम ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। तो आपके लेट सपोज जुपिटर आपके सेवेंथ हाउस में प्रेजेंट है और आपके जो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड है वीनस, वो आपके बर्थ चार्ट में आपके 11th हाउस में प्लेस्ड हो गया।
अब 11th हाउस जो है वो जैसा हमने ट्रांसलेट वीडियोस के अंदर कई दफा बात की है कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके मफादात, आपकी फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपकी जिंदगी में आपके पास जितने भी सोर्सेज होते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स की हम बात करें या फिर हम मनी रिलेटेड मैटर्स की बात करें या फिर इस तरह के जितने भी जो भी आपके सोर्सेज हैं जिनका आपकी बैक है आपके पास, वो सारे भी 11th हाउस से देखे जाते हैं। अब 7th हाउस जो होता है वो हमारी मैरिज से डील करता है, हमारे जो जितने भी कमिटमेंट्स हम एग्रीमेंट करते हैं वो डील करता है। तो लेट सपोज अगर किसी का 7th हाउस के अंदर जुपिटर प्लेस है और 7th हाउस का लॉर्ड उठ के जाके जो है बर्थ चार्ट के अंदर 11th हाउस में प्लेस्ड हो गया, तो हम इसको ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बंदे की अपनी पसंद से या लव मैरिज शादी हो रही है और बहुत जल्दी उम्र के अंदर शादी हो जाएगी। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड ख्वाहिशात की तकमील के हाउस के अंदर चला गया और 11th हाउस से बैठ के वो 5th हाउस को देखेगा, जो लव रिलेशनशिप, जो आपके सिंसियर लव रिलेशनशिप होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, आपके चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करता है, और आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे जो भी मामलात होते हैं वो सारे जो रियल वन होते हैं, जो ऐसे ना हो जो टाइम पास या फिर जो मल्टीपल रिलेशनशिप को डील नहीं करता 5th हाउस, जो सिंसियर लव रिलेशनशिप होते हैं वो 5th हाउस से देखे जाते हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी 5th हाउस से रिप्रेजेंट होते हैं। आपकी मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज, सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती है। तो हम ऐसे चार्ट के अंदर ये पोजीशन देख के हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे बंदे की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी और इसकी पसंद से शादी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब शादी हो जाएगी तो वो जो खातून होंगी या फिर वो जो उसके स्पाउस होगा, मेल हो या फीमेल हो, जो भी स्पाउस होगा, क्योंकि अगर कोई फीमेल देख रही है तो उसके लिए मेल होगा और अगर मेल देख रहा है तो फीमेल। तो 7th हाउस के अंदर जुपिटर होने की वजह से, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन को, विजडम को, अवेयरनेस को, गाइडेंस को, ब्लेसिंग का प्लैनेट कंसीडर किया जाता है जुपिटर एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो आपकी जो स्पाउस होगी वो आपकी लाइफ में आपके लिए ब्लेसिंग प्रूव होगी, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस असेंडेंट को एस्पेक्ट करेगा। आपकी मैरिज स्टेबल चलती रहेगी, आपकी मैरिज के अंदर ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे, क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड भी एक गुड हाउस के अंदर प्लेस्ड है और आपके 7th हाउस के अंदर भी गुड प्लैनेट मींस नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट प्लेस्ड है। अब हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज जुपिटर आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है और वीनस जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर, और नेचुरली मैलेफिक हाउस जैसा हमने ट्रांस वीडियो के अंदर कई दफा डिस्कस किया है, 6th, 8th और 12th हाउस जो होते हैं, इन हाउसेस से ज्यादातर प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज जो होती हैं वो एसोसिएट रहती है। तो ये वाले जो हाउस होते हैं इनको हम नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर करते हैं। इन हाउसेस के अंदर जिस भी बंदे के प्लैनेट ज्यादा होते हैं, अगर वो ओन साइन के अंदर ना बैठा हुआ हो तो वो ज्यादा उससे स्ट्रगल करवाते हैं एक सर्टेन एज तक। तो अब लेट सपोज किसी का 7th हाउस का लॉर्ड वीनस उठ के 6th हाउस में चला गया और 7th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। अब जुपिटर 7th हाउस में होने की वजह से बर्थ चार्ट के अंदर आपकी मैरिज स्टेबल रहेगी, आपकी मैरिज टूटेगा नहीं। आपकी मैरिज जब भी मामला बिगड़ने लगेंगे ज्यादा तो आपको कोई ना कोई मामला इस तरह के होंगे कि आपकी मैरिज स्टेबल हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। अब इसके अब 7th हाउस का लॉर्ड तो 6th हाउस में, हाउस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है कि आपकी मैरिज तो चलती रहेगी मगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी आर्ग्यूमेंट्स और बाज औकात कोर्ट केस लिटिगेशन या फिर इस तरह के मामलात में भी जा सकती है। मगर ज्यादातर के चार्ट्स के अंदर जो सिचुएशन होती है वो अगर हम कॉन्स्टिलेशन की बेस के ऊपर, क्योंकि जो बिहाइंड द सीन्स आपके जो 30 डिग्री का एक हाउस होता है उसके बिहाइंड भी 3 पॉइंट समथिंग का एक आपको उसके अंदर कॉन्स्टिलेशन होती है, उसको नक्षत्र भी कहते हैं। तो उसकी डिटेल से हमें बिल्कुल फाइंड आउट हो जाता है कि उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, मगर इतना डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं है।
अगर कोई 6th हाउस में प्लेस्ड है 7th हाउस का लॉर्ड, तो फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम या आर्गुमेंट, डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मगर आपकी मैरिज चलती रहेगी। उसमें ज्यादा गड़बड़ जहां होगी वहां पे मामला स्टेबल हो जाएंगे। अब हम लेते हैं तीसरी एग्जाम्पल। लेट सपोज कोई नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट, लेट सपोज सैटर्न आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में प्लेस्ड है, नेचुरली बेनिफिक हाउस के अंदर, जैसा हमने मैं जुपिटर के हवाले से एग्जाम्पल में डिस्क्राइब किया था। अब आपकी जब अब जब अब जब 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में चला गया, तो आपकी एक तो जल्दी मैरिज होने के चांसेस हैं। दूसरी चीज, आपकी लव मैरिज, आपकी पसंद की शादी होने के चांसेस हैं। तीसरी चीज कि आपको अपनी मैरिज के रिलेटेड आपकी तमाम मामला फन एक्टिविटीज के अंदर भी काफी इन्वॉल्व रहेंगे आप मैरिज से पहले, क्योंकि 11th हाउस से बैठ के 5th हाउस फन एक्टिविटीज के हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है। अब अब सैटर्न 7th हाउस में होने की वजह से सैटर्न जनरली रिप्रेजेंट करता है रिस्ट्रिक्शन को, हार्डशिप को, स्ट्रगल को, डिलेस को। तो सैटर्न, अगर आप अर्ली मैरिज करते हैं तो बाज औकात ऐसा देखा गया है बहुत सारे लोगों के चार्ट के अंदर, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी अर्ली मैरिज के अंदर आपको डिस्टर्बेंस मिल सकती है और बास टाइम ये चीज डिवोर्स पे भी जा सकती है, क्योंकि सैटर्न एक सर्टेन एज तक आपको स्ट्रगल, आपको हार्डशिप, आपको रियलिटी शो करने की कोशिश करता है। सैटर्न आपको मैच्योर करने का जो काम है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जो चार्ट के अंदर आपको लाइफ में जो मैच्योर करने का काम है वो सैटर्न के पास है। जो आपको कहना चाहिए कि हकीकत जो दुनिया की दिखाता है वो सैटर्न प्लैनेट है। तो आपको 11th हाउस में प्लेस्ड होने की वजह से 7th हाउस का लॉर्ड आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी फन एक्टिविटीज, आपकी पसंद की शादी, आपकी जल्दी शादी भी हो सकती है, मगर आपको सैटर्न होने की वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस या फिर अगर उसकी और ज्यादा मैलेफिक एस्पेक्ट उस पर पड़ जाए, लेट सपोज राहु या केतु कोई भी प्लैनेट साथ में प्लेस्ड हो जाए या फिर किसी को देख ले या फिर मार्स भी यहाँ पे आ जाए, तो ये सिचुएशन काफी एग्रेशन में चली जाती है, काफी मामला बिगड़ भी सकते हैं। मीन्स कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारे मामला इन्वॉल्व हो जाते हैं इसके अंदर, मैरिज के रिलेटेड मामला के अंदर, मिलने जुलने के अंदर, या फिर जो आपके रिलेशनशिप नहीं बनते ज्यादातर जनरली लोगों से, लोग आपको पसंद नहीं करते मिलना जुलना आपसे, क्योंकि आपकी इमेज इस तरह की बन जाती है, क्योंकि 7th हाउस में जो भी प्लैनेट होता है वो आपके 1st हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, आपके असेंडेंट आपको देख रहा होता है। तो ये मामला होते हैं 7th हाउस को जज करने के। अब लास्ट एंड फोर्थ एग्जांपल ये है कि जो सैटर्न जो है वो आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो जाके किसी बैड इन्फ्लुएंस के अंदर या फिर नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर। बैड इन्फ्लुएंस से हमारा मतलब है कि किसी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ, राहु केतु के साथ प्लेस्ड है या फिर मार्स के साथ प्लेस्ड हो गया या फिर नेचुरली मैलेफिक हाउस के अंदर 6, 8 या 12th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो गया। अब आपकी मैरिज के अंदर आपको ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ऐसे चार्ट के अंदर कि आपके मामला थोड़े बिगड़े हुए रहेंगे, इसके अंदर आपको मैरिज के अंदर काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। लेट सपोज 8th हाउस में प्लेस्ड है आपके 7th हाउस का लॉर्ड, नेचुरली मैलेफिक हाउस है 8th हाउस, तो 8th हाउस से सीक्रेटिव एक्टिविटीज देखी जाती है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके मैरिज के मामला जब भी होंगे या फिर आपको इस तरह के मामला से गुजरना पड़ेगा या फिर आप जब भी मैरिज के मामला में आएंगे तो आपको सीक्रेटिव मामला से डील करना पड़ेगा। आपको कंफ्यूजन जो होती है वो भी 8th हाउस से देखी जाती है, आपको काफी खुल के आपको सीक्रेट रखे जाएंगे आपकी मैरिज के अंदर बहुत सारे, आपका स्पाउस भी काफी सीक्रेटिव हो सकता है जो आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बनेगा। और सैटर्न जब आपके 7th हाउस में नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट प्रेजेंट है तो फिर आपको शादी के बाद भी काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है।
बेसिकली ये जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि जिनका भी 8th हाउस के अंदर प्लेस्ड होता है तो उनको काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती सीक्रेटिव थिंग्स के रिलेटेड अपने। ऐसे लोग काफी कंप्लेन करते रहते हैं कि उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया या फिर उसकी, क्योंकि कंप्लेनिंग का जो हाउस होता है वो भी 8th हाउस से देखी जाती है। तो जनरली जो 7th हाउस को असिस्ट करने का तरीका था वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अपने 7th हाउस की पोजीशन समझने में अपने बर्थ चार्ट के अंदर काफी हेल्प मिलेगी। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।